नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। डेट कैटेगरी, डेट म्यूचुअल फंड, इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं जिसमें से आप अपने लिए निवेश विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन क्या सारे निवेश विकल्प आपके लिए सही है? ये जानना और समझना जरूरी भी है कि डेट कैटेगरी में जितने भी फंड्स मौजूद है, जितनी भी स्कीम्स मौजूद है, उनमें से कौन से स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में आपके हिसाब से फिट बैठ सकते हैं। इसी पर खास चर्चा आज करेंगे। फिरोज अजीज हमारे साथ है, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फिरोज, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में आज। और जैसा कि शुरुआत में हम कह रहे थे, डेट की इतनी सारी कैटेगरीज और कंफ्यूज होना लाजमी है, और जाहिर तौर पर सारी कैटेगरीज हर किसी के लिए और हर एक बाजार के माहौल में सटीक भी नहीं बैठती। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जब हम डेट में निवेश की बात करते हैं, इतनी सारी कैटेगरीज में स्कीम्स या कैटेगरीज चुनने का पैमाना क्या होना चाहिए? स्वाति जी, कैन यू हियर मी? यस, बिल्कुल फिरोज, हम आपको बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, बैकग्राउंड कुछ आवाज आ रही थी लोगों की, बट या आई थिंक आई एम गुड। नमस्कार स्वाति जी। सो आई थिंक सब विकल्प जो हैं डेट में ये नहीं होते, वैलिड नहीं होते। सो we'll touch upon all the categories and guide our investors. एब्सोल्युटली, तो मैं वही आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज है। हम 14 कैटेगरीज की बात करें यहाँ पर, और 367 स्कीम्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि हर किसी के एक एक करके चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं। पर डेट में शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो, तो चुनने का पैमाना क्या होना चाहिए किसी डेट म्यूचुअल फंड को? यस, स्वाति जी, पहले तो लैंडस्केप समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बार हम पूरा म्यूचुअल फंड का जो लैंडस्केप है वो समझे बगैर निवेश करने लग जाते हैं, तो पूरे ऑप्शंस का अंदाजा ही नहीं होता काफी सारे निवेशकों को अर्जों तक इन्वेस्ट करने के बावजूद। क्योंकि अब आप देखें कि एक जो रिक्वायरमेंट है, किसी के 6 महीने के पैसे लगाने हैं, 3 महीने के लगाने हैं, 1 साल के अंदर के जो पैसे होते हैं, काफी बार आपके पास वो पैसे होते हैं जो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पार्क कर सकते हैं 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल। तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम एक ब्रॉड हेड में डालेंगे, शॉर्ट टर्म कैटेगरी, शॉर्ट टर्म फंड्स जो शॉर्ट टर्म पार्किंग करते हैं। उसके आधार पर अगर हम देखें तो 178 स्कीम्स ऐसी हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट कुल मिला के 8 कैटेगरी हैं, 7 से 8 कैटेगरी हैं जो सिर्फ पार्किंग पे फोकस करती हैं और छोटी अवधि पे फोकस करती हैं, जो 178 स्कीम्स हैं। और ये जो कैटेगरी है, 7 डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए हैं। सो इफ आई रीड देम आउट टू यू, आर्बिट्राज फंड एक है जो 3-4 महीने के लिए पैसा लगा सकते हैं आप उसमें। फ्लोटिंग रेट फंड है, लिक्विड फंड है, लो ड्यूरेशन फंड है, मनी मार्केट कैटेगरी है, ओवरनाइट फंड है और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। ये जो 7 कैटेगरी मैंने पढ़ी, ये कैटेगरी सिर्फ 3-4-6 महीने, साल भर के अंदर अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो ये 7 कैटेगरीज आपके लिए रेलेवेंट हैं। सब में 20 से 40 स्कीम्स हैं हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट। एक फ्लोटिंग रेट कैटेगरी में सबसे कम स्कीम्स हैं, 12 स्कीम्स हैं, बट टोटली 178 स्कीम्स ट्राई एंड केटर टू पीपल्स नीड्स ऑफ मनी इज लेस देन अ ईयर। ओके, ये तो आपने शॉर्ट टर्म कैटेगरीज की बात की। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म डेट फंड्स भी होते हैं, जो ऑफ कोर्स बियॉन्ड 3 साल के बाद के होराइजन के होते हैं। और अराउंड 189, जैसा आपने बताया, 189 लॉन्ग टर्म फंड्स हैं। मेजरली कौन कौन सी स्कीम्स हैं इसमें, फिरोज? स्वाति जी, इस पे काफी डाइवर्स बिहेवियरल पैटर्न की स्कीम्स होती हैं, बट इसमें 10 कुल मिला के कैटेगरीज हैं। 189 स्कीम्स हैं। ये सिर्फ मैं ओपन एंडेड स्कीम्स की बात कर रहा हूं, जिसमें आप जिस मर्जी पैसे लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो 189 ओपन एंडेड स्कीम्स हैं। पहली है बैंकिंग एंड पीएसयू। इसमें बैंक और पीएसयू कंपनीज को ही पैसा दिया जाता है, उनके बॉन्ड खरीदी जाती है ज्यादातर। कैटेगरी होगी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जिसमें कॉर्पोरेट्स को हर किस्म के कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है, ज्यादातर ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है। तीसरी है क्रेडिट रिस्क फंड, जिसमें ट्रिपल ए पे फोकस ना करके छोटी मध्यम वर्ग की कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, जिसमें 1-2% ज्यादा आने की संभावना हो। वो है क्रेडिट रिस्क फंड, जैसे नाम दर्शाता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड, अगेन द नेम सेज इट ऑल,
डायनामिकली म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो लंबी अवधि के कभी बॉन्ड खरीदता है, कभी छोटी अवधि के खरीदता है, डायनामिकली मैनेज करके आपको 1-2% ब्याज से ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करता है। वो चौथी कैटेगरी हो गई। गिल्ट फंड। गिल्ट वो स्कीम है जहां गवर्नमेंट पेपर पे पैसा लगाया जाता है। अंग्रेजों के जमाने में जो एक डॉक्यूमेंट आता था गवर्नमेंट बॉन्ड का, उसमें गोल्ड की एक धार लगी हुई थी, इसीलिए उसका नाम आज गिल्ट माना जाता है। और ये हो गई 5 कैटेगरीज। मीडियम टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के जो फंड्स हैं वो एक छठी कैटेगरी हो गई। मीडियम ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इंडेक्स फंड्स ऑन द डेट साइड। दीज आर द कैटेगरीज जो लंबी अवधि के लिए 1 से 5-10 साल की अवधि के लिए भी या उससे भी ज्यादा अवधि के लिए एक निवेशक अपने पैसे ब्याज पे लगा सकता है, क्योंकि ये डेट कैटेगरी की स्कीम्स हैं। इंटरेस्टिंग। तो डेट कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं निवेशकों के लिए निवेश करने के लिए, लेकिन जैसा शुरुआत में हमने बोला, हर कोई ऑप्शन हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि हो। और डेफिनेटली करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर आपको कौन से डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए उस पर हम करने वाले हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले ये जो कैटेगरी के एनालिसिस हम करेंगे वो क्या कुछ पैरामीटर्स के आधार पर की गई है, फिरोज, ये आपसे समझना चाहेंगे? यस स्वाति जी, देखिए डेट एक एसेट क्लास है जिसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कि जो बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उसका टोटल आज की डेट में ब्याज कितना है, उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। आज के करंट दाम पे क्या अगर आप खरीदेंगे तो क्या ब्याज बनेगा एंड तक, उसको कहते हैं YTM, एब्रीवेशन है उसका, यील्ड टू मैच्योरिटी। उसके बाद होता है उस स्कीम का खर्चा, वो एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो आपका ब्याज अगर समझो 7% का हो और 1% का खर्चा हो, तो उसके बाद आता है नेट 7 - 1 6, इसको कहते हैं नेट YTM। खर्चे के बाद जो ब्याज बचता है उसको कहते हैं नेट YTM। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि इस कैटेगरी में क्या ब्याज बनने वाला है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि कितनी अवधि के बॉन्ड है उसके अंदर, क्या साल भर के बॉन्ड हैं या 2 साल के बॉन्ड हैं या 10 साल के बॉन्ड हैं। वो फंड में जो अवधि के बॉन्ड होते हैं वो अवधि जिसको मैच्योरिटी भी कहते हैं, एवरेज मैच्योरिटी भी कहते हैं, और दूसरा एक वर्ड भी यूज किया जाता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। थोड़ा टेक्निकल है बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बट ये 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है कि खर्चे के बाद मेरा ब्याज कितना, और अगर म्यूचुअल फंड में 10, 20, 50 बॉन्ड भी हो तो उनकी एवरेज कितने समय के बॉन्ड बाकी हैं उस पोर्टफोलियो में। ये 2 आधार हैं जिसपे कैटेगरीज का ज्यादातर चुनाव होता है। उसमें और थोड़ी बारीकियां होती है, बट आई विल रेस्ट्रिक्ट माय एनालिटिक्स टू दिस। ओके, अब शुरुआत कर लेते हैं शॉर्ट टर्म फंड से ही, जो कि आपने बताया हमें 1 साल से कम अवधि के फंड है, जिसमें 178 फंड है और अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे आर्बिट्राज, फ्लोटिंग, लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, ओवरनाइट फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। इसमें मैं आपसे समझना चाहती हूँ उनके नेट YTM जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, या मॉडरेट ड्यूरेशन के हिसाब से कौन से फंड को अभी किसी निवेशक को सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा फंड है जो अभी अवॉइड करने लायक है? क्योंकि ये सिचुएशन काफी डायनामिक होती है स्वाति जी, तो ये आज की करंट स्थिति के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ना कि 6 महीने पहले, ना कि 6 महीने बाद, तो लिक्विड फंड एक कैटेगरी होगी जो एवरग्रीन कहलाएगी, क्योंकि उसमें जो है ना कॉर्पोरेट्स अपना पैसा 4 दिन के लिए भी लगाते हैं, 10 दिन के लिए भी लगाते हैं, 7 दिन का ज्यादातर एग्जिट लोड जरूर होता है। तो लिक्विड फंड में आज की करंट खर्चे के बाद की जो ब्याज है YTM, जिसको कहते हैं नेट YTM, वो है 4.83% की एवरेज ओवरऑल कैटेगरी की, और उसमें जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो है 0.11। मतलब 0.11 का ये मतलब हुआ कि 45 दिन, 40 दिन के बॉन्ड है उसमें। ऐसे नहीं है कि 2 साल के बॉन्ड खरीदे गए हैं, 40 से 45 दिन के बॉन्ड हैं। तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो रिस्क होता है, ब्याज उतरने चढ़ने से आपकी NAV पे जो फर्क होता है वो ना के बराबर होता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क भी 0 होता है, क्रेडिट रिस्क भी ना के बराबर होता है, और 4.83 की नेट YTM है आफ्टर एक्सपेंस। ये एक कैटेगरी जिसको जरूर कोई कंसिडर कर सकते हैं अपने पार्किंग के लिए, स्पेशली इमरजेंसी फंड फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस स्टैंड पॉइंट। ये एक कैटेगरी हो गई। लो ड्यूरेशन भी एक इन्वेस्ट कैटेगरी में आएगा, इन्वेस्ट रिकमेंडेशन आएगी। 5.39 की नेट YTM है। इसमें 0.64 मतलब 6 महीने से थोड़ा अधिक
7 महीने के बॉन्ड्स इस कैटेगरी के अंदर पोर्टफोलियो में शामिल हैं, पूरी स्कीम्स को अगर एक स्कीम माना जाए तो ये भी एक इन्वेस्ट की रिकमेंडेशन होगी। मनी मार्केट फंड्स जो हैं उसमें 5.36% की नेट YTM ब्याज है और 6 महीने के बॉन्ड्स उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो भी इन्वेस्ट कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जिसमें 5.1 की ब्याज या नेट YTM है और अगेन 6 महीने अंदाजन उसके बॉन्ड्स हैं, तो ये 4 कैटेगरी इन्वेस्ट कहलाएगी। और हमारे हिसाब से अवॉइड करने वाली 3 कैटेगरीज, फ्लोटिंग रेट फंड अवॉइड होगा, आर्बिट्राज फंड अवॉइड होगा और ओवरनाइट फंड की अवॉइड की रिकमेंडेशन आएगी। ये हो गई 7 स्कीम जिसमें साल भर के पहले या कम के अवधि के पैसे लग सकते हैं, वो 4 कैटेगरी जिसको इन्वेस्ट की रेटिंग दी गई। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स है उसमें लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अभी के माहौल के हिसाब से ये कैटेगरीज डेट में निवेश की जा सकती है। लेकिन आपने फ्लोटिंग रेट, ओवरनाइट और आर्बिट्राज को अभी अवॉइड की कैटेगरी में डाला है कि 1 साल से कम अवधि के इन फंड्स को अभी आप इनमें निवेश न करें। कोई खास वजह इसके लिए इनको नहीं चुना गया? इनको जैसे आर्बिट्राज फंड का कारण ये है कि उसकी जो नेट यील्ड जो आ रही है 3.76-4 तक की आ रही है, उसमें जाहिर सी बात है कि आर्बिट्राज फंड में टैक्सेशन थोड़ी ज्यादा रिलैक्स्ड होती है, इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, फिर भी पोस्ट टैक्स की जो रिटर्न है उस फंड में आ नहीं रही है। ओवरनाइट में भी यही स्थिति है कि उसका जो ब्याज है वो थोड़ा कम है और इसीलिए उसको भी हमने एग्जिट पे रखा है। सो कारण रिटर्न हो सकता है या रिस्क हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं अवॉइड की रेटिंग देने के लिए। ओके, तो यहां पर हमने समझा कहां पर डेट फंड में निवेश करना सही है और कहां पर अभी आपको अवॉइड करने की जरूरत है। अब लॉन्ग ड्यूरेशन में आते हैं। अब फिरोज, ये तो हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स की बात की। अब जब 3 साल से ज्यादा की अवधि के लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की हम बात करें तो इतनी सारे कैटेगरीज में जो हमने शुरुआत में आपने जिक्र किया जिनका अराउंड 189 लॉन्ग टर्म डेट फंड्स जो हैं, उनमें से कौन सी कैटेगरीज है जिसमें अभी आप इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन देंगे? स्वाति जी, इसमें मैं बहुत कंसिडरेशन मतलब बहुत नैरो होके सिर्फ एक कैटेगरी को इन्वेस्ट का रिकमेंडेशन दूंगा। बाकी सब आज की करंट स्थिति में स्पेशली जो ब्याज दरें ऊपर गई हैं उसके बाद काफी सारी स्कीम की कैटेगरीज जो हैं वो रिडंडेंट हो चुकी है, उनका कोई प्रयोग नहीं रहा आज के जो करंट वातावरण में। तो इंडेक्स फंड्स, जो डेट फंड के जो इंडेक्स फंड्स हैं उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लोग 2 से 10 साल तक अपना ब्याज लॉक इन कर सकें, कम से कम कॉस्ट दे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले और 6.5% से 7% का पोस्ट टैक्स रिटर्न भी लॉक इन होने की काफी सारी स्कीम है। सो आई वुड गिव अ avoid rating to most of them and just an invest rating to one category, which is the index fund category, which has emerged over just the last 2 years to 3 years. ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही बॉन्ड इतने अच्छा ब्याज दे रहे हैं कि मुझे कॉर्पोरेट्स को लेंड करने की जरूरत ही नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज 7.5% करीबन ब्याज दे सकता है 10 साल की बॉन्ड पे, तो मैं 8% पे कोई बड़े कॉर्पोरेट को पैसा क्यों दूं? आधा % कम लूं बट सेफ रखूं और कोई चिंता ना हो 10 सालों तक अपने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दूं। सो द ओनली वन व्हिच आई गिव एन एक्टिव परचेज रिकमेंडेशन इज टू इंडेक्स फंड्स। और इस इंडेक्स फंड्स में कई सारी स्कीम्स हैं और मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे कम रिस्क में आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देके, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देके, पीएसयू कंपनीज को पैसे देके आप करीबन 7.09 का आफ्टर एक्सपेंस रिटर्न कमा सकते हैं और इसमें टैक्स की भी रियायतें मिलती है। तो 6.5% रिटर्न कमाना पोस्ट टैक्स काफी सरल हो चुका है। फिरोज, जिससे पहले हम चलिए कॉलर से ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राहुल त्रिपाठी कॉलर हमारे साथ है, उनसे पहले बात करें इलाहाबाद से। राहुल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने शो में। आपने अपना सवाल भेजा था अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ और रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर रहे हैं अपने लिए, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे? अब तक कहाँ पर निवेश है आपका? मेरा 50,000 जो है वो पीपीएफ में है
और बाकी मैं कंफ्यूज ये हूँ कि एनपीएस फिर से बताइए राहुल। 50,000 जो है ईयरली जो है मेरा पीपीएफ में जा रहा है। बाकी मैं रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो कि 2.5 करोड़ आफ्टर 28 ईयर रिक्वायरमेंट होगी मेरी। वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, एनपीएस में या म्यूचुअल फंड में? ओके, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है अभी आपकी कि सिर्फ पीपीएफ में ही अभी आप इन्वेस्टमेंट करें 50,000 की? अभी मेरा पीपीएफ में ही है। ओके, ओनली इन पीपीएफ। और आपके सिर्फ रिटायरमेंट के गोल नहीं है शायद राहुल? आपने 12 साल में 50 लाख का टारगेट और 17 साल में 70 लाख का टारगेट भी बोला है। ये 12 और 17 साल के बाद जो टारगेट्स आने वाले हैं वो कोई स्पेसिफिक रीजन से है? 12 साल में जो चाहिए वो बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, और 17 साल में वो भी बच्चे सेकंड जो बेबी है उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए। तो और रिटायरमेंट के लिए 2.5 करोड़ चाहिए आफ्टर 28 ईयर। ठीक है राहुल, आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कितनी रकम आप जुटा सकते हैं? मैं 16,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। फिरोज, पीपीएफ में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं अराउंड 50,000, और कहीं इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है 15,000 और ये कर सकते हैं पर मंथ। पर इनके 3 गोल्स हैं जिसमें इनको अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना है। 15,000 क्या काफी रहेगा? और इनका जो सवाल ये था कि एनपीएस में निवेश करना सही या फिर म्यूचुअल फंड में? ये स्वाति जी, तो राहुल जी का जो सवाल है, अच्छी बात यह है कि उनका जो रिटायरमेंट का जो गोल है 28 साल जिसमें है, उसमें सिर्फ 8,000 की एसआईपी में काम हो जाएगा। 12% की रिटर्न पे भी वो 2.25-2.5 करोड़ पे पहुंच जाएंगे अगले 28 सालों में, क्योंकि अवधि ज्यादा है। बाकी जो 2 गोल्स हैं 12 और 17 साल के बाद जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है, तो उसमें थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ेगी। 15,000 में से अगर 8,000 रिटायरमेंट के लिए चले गए तो बचे सिर्फ 7,000। तो 7,000 में ये दोनों गोल पूरे नहीं होने वाले। इन दोनों गोल के लिए ही 25,000 की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है रिटायरमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गोल होगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट के लिए आपको कोई बैंक लोन नहीं देगी। आपको रिटायरमेंट अपनी खुद प्लान करनी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई वो लोन ले पाएंगे, एजुकेशन लोन ले पाएंगे, पर्सनल लोन ले पाएंगे। आप भी कोई लोन लेके उनको दे सकते हैं, पर्सनल गारंटीज दे सकते हैं उनके एजुकेशन लोन पे। तो रिटायरमेंट की पहले प्रबंध कर लें, 8,000 रुपए उस ऑब्जेक्टिव के लिए लगा दें। बाकी जो है वो आपके जो बचे 7,000 है उसको आप एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अच्छी बात यह है कि आपके पास पीपीएफ है जो आपका डेट का अलोकेशन देख सकता है, और उसमें 50,000 रुपए हर साल डाल रहे हैं, उसको अपना डेट अलोकेशन माने। क्योंकि अगर आप 15,000 रुपए की साल की एसआईपी करेंगे तो 1.8 करोड़ आपका जाएगा इक्विटी में, और बाकी बचा 50,000 जाएगा डेट में। तो 80-20 का जो रेशियो है वो भी ठीक ठाक आता दिख रहा है। तो आपको इक्विटी स्कीम्स 5 बता देता हूं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। ये 5 इक्विटी स्कीम में अपने पैसे आप 3-3 हजार रुपए, 15,000 रुपए हो जाते हैं, वो डाल सकते हैं। और आपका जो पॉइंटेड क्वेश्चन था एनपीएस बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, मेरे हिसाब से एनपीएस भी अच्छा प्लेटफॉर्म है और म्यूचुअल फंड भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एनपीएस में वही के वही फंड मैनेजर आपको सस्ते दामों पे मिलते हैं, और प्रैक्टिकली नो कॉस्ट पे वही फंड मैनेजर्स लिस्टेड होते हैं एनपीएस में। बट एनपीएस में जो है कि आपकी डेट की रेशियो कम रखनी है, आपको इक्विटी की ज्यादा रखनी है, बट उसमें आपके पैसे काफी लॉक इन हो जाते हैं और उसको आप रिवर्स नहीं कर पाते। सो आप अपनी करंट स्थिति के हिसाब से दोनों प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, बट अगर आप एनपीएस का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें इक्विटी में झुकाव रखना ना भूलें, क्योंकि एनपीएस के माध्यम से आप पूरा पैसा डेट में भी लगा सकते हैं। अगर वो गलती करी तो आपको 12-13% की लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं आएगी। राहुल, ओके राहुल, ऑल द बेस्ट आपके निवेश के लिए। आपको कुछ सुझाव मिले हैं उसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगले कॉलर से बात करें, उत्तर प्रदेश से शशि कुमार हमारे साथ है। स्वागत करते हैं आपका शो में। रिटायरमेंट प्लानिंग आप कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की? मैंने 2021 को मैंने शुरू किया है इन्वेस्टमेंट करना, और मैंने 4 इन्वेस्टमेंट किए हैं ईटीएफ के थ्रू।
इसमें मैंने 3 निपॉन इंडिया के और एक मिराज एसेट में मैंने निवेश किया है। और सब में मैं लगभग किसी में 1500, किसी में 500, किसी में 1000 पर मंथ कर रहा हूँ निवेश। ओके, मुझे तो जानकारी अभी चाहिए आप जो मैंने फंड चुने हैं वो रिटायरमेंट, जी मैंने मेरे जानकारी चाहिए थी ओके, कि जो मैंने फंड पर फंड आप चुने सुझाव हैं लेना चाह रहे हैं आप? क्या वो मेरा फंड सही है या मुझे कुछ ठीक है। चेंज करनी चाहिए इसमें। ओके, आप 4000 की एसआईपी कर रहे हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हो? कोई रीजन आप सारे ईटीएफ में ही, निपॉन की ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैंने कुछ कलीगों से जो क्योंकि मैंने शुरू किया है, कभी नवंबर से शुरू किया है, लगभग 6 महीने 7 महीने हुए हैं। तो मेरे कलीग से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके साथ में मैंने शुरू किया निपॉन में, और मैं इसको बढ़ा सकता हूँ 5000 तक पर मंथ में बढ़ा सकता हूँ अभी। 5000 तक, मतलब 1000 और बढ़ा सकते हैं, कह रहे हैं आप? जी ओके, ठीक है फिरोज, कुल 5000 की एसआईपी कर सकते हैं, सारे इनके ईटीएफ में ही निवेश है। क्या सुझाव रहेगा इनके लिए? देखिए, मेरे हिसाब से शशि जी, आपके सवाल में मेरे हिसाब से सब दर्शकों के लिए एक सीख है। आप सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पूरे चारों स्कीम्स निपॉन की खरीदी है आपने, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास 4-5 हजार रुपए हैं और आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी डालने वाले हैं, आज शायद इतने पैसे नहीं डाले होंगे क्योंकि साल भर ही हुआ है, बट सोच के देखिए 10 साल निवेश करने के बाद आपने काफी सारी अपनी सेविंग्स 10 इयर्स की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में और सिर्फ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या इंडेक्स फंड्स में ही अपने पैसे लगाए होंगे। ये अच्छी रणनीति नहीं है। पॉइंट 1, तो आपके पास बहुत सारे और विकल्प हैं दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के। आप अगर टॉप 5 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे भी फोकस करें तो और 4 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में शामिल होने की गुंजाइश रखते हैं। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमारा मानना है और बहुत सारा डेटा हमने देखा है कि इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न आना इतना कठिन नहीं है अगर बहुत बारीकी से चुनाव किया जाए स्कीम्स का। तो आपको मैं एक्टिव मैनेज स्कीम्स 5 बता देता हूं, जो हमने प्रीवियस दर्शक को भी वही स्कीम्स बताई थी। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, इन्वेस्को मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। ये 5 जो स्कीम है एक्टिवली मैनेज स्कीम है। इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा, बट मेरे हिसाब से खर्चा काटने के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड से ज्यादा आ सकती है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आपने एक फैंग स्टॉक्स या आपने ग्लोबल एनवाईएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी एक ईटीएफ खरीदा हुआ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदा हुआ है। आप पहले इंडिया के विकल्प को एग्जॉस्ट कर लें, फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि वो एक तजुर्बेकार इन्वेस्टर को ग्रेजुएट करना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज अ गुड बिगिनिंग पॉइंट। ओके, चलिए, तो ये हमने समझा शशि आपके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जाने से पहले, क्योंकि हम डेट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे थे आपसे फिरोज, डेट में टैक्सेशन प्रक्रिया किस हिसाब से होती है? स्वाति जी, टैक्सेशन जो है डेट का बहुत लॉजिकली गवर्नमेंट ने डिजाइन किया हुआ है। आपको पहले एक चीज देखनी होती है कि टैक्स कब लॉन्ग टर्म में जाती है। अगर आप 1095 दिन 1095 to 1097 डेज इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी में माना जाएगा उसको। पॉइंट 1, तो लॉन्ग टर्म में टैक्सेशन है 20% की, और शॉर्ट टर्म में मार्जिनल टैक्स रेट है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आपको इंडेक्सेशन की रियायत मिलती है। इंडेक्सेशन का मतलब यह है कि महंगाई जितनी भी हो उतने की आपको छूट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपए लगाए और अगर 110 रुपए हो गए, तो 10 रुपए पे पूरे पे टैक्स नहीं लगता। जो भी महंगाई की जो थी वैल्यू, अगर 5% की महंगाई हो तो 105 तक आपको टैक्स फ्री है। फिर जो बचे कुचे 5 रुपए हैं उस पर ही टैक्स लगता है, उसको कहते हैं इंडेक्सेशन। सो लॉन्ग टर्म इज 3 years, टैक्सेशन इज 20% एंड यू गेट इंडेक्सेशन बेनिफिट। ये फायदा है डेट फंडों में, 3 साल से ऊपर रहने का इंडेक्सेशन, और लॉन्ग टर्म कैटेगरी में 20% का टैक्सेशन मिलता है। ओके, बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमें ईमेल पर आप भेज भी सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है जिस पर आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। पूरा
नाम, अपना फोन नंबर और सवाल के साथ अपना सवाल जरूर भेजिए। इस शो में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।